हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है 11th स्टैंडर्ड में, उसी को आगे बढ़ाते हैं। टू स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्रॉम आवर 12th syllabus, I would like to briefly tell you that electrostatics is the study of the charges at rest. Okay, वो जो चार्जेस रेस्ट पे है उनका स्टडी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोगों ने देखा है कि भाई चार्जेस, जहां भी चार्जेस रखे होंगे वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ओके, सो दे विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिस्टेंस के साथ में डिक्रीज होता चला जाएगा एज पर द इनवर्स स्क्वायर लॉ। नाउ हम लोगों को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं कुछ बुक्स में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे पिक्टोरियली। क्लियर? सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो किसी भी सरफेस को क्रॉस करते हैं या किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस per unit area of a surface gives us the strength of the electric field. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो हम लोगों को कैसे मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, दिस गिव्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी सरफेस अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखो, सपोज दिस इज दैट सरफेस, इसका जो एरिया वेक्टर है दैट एरिया वेक्टर विल पॉइंट नॉर्मल टू इट, सो दिस इज ds वेक्टर। क्लियर? ds वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा? दैट विल बी नॉर्मल टू दैट सरफेस। नाउ इफ सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi vector, this will be equal to what? d phi will be equal to what? E vector dot of ds vector. Here this is a scalar quantity, इसलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। So this is what? E vector dot of ds vector. Okay, so this can also be, अगर मैग्नीट्यूड हमको सिर्फ लिखना है तो कैसा लिखेंगे हम लोग? E ds into cos of theta. Okay, this is the angle theta between ds vector and E vector. Is that point clear? So the strength of the magnetic electric flux through an area is given by E vector dot of ds vector, that is equal to E ds into cos of theta, where theta is what? Theta is the angle between ds vector, that is the area vector, and इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का जो एंगल होगा वो है थीटा। क्लियर? सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन द 11th क्लास। गॉसस थ्योरम या गॉस लॉ, ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस मतलब क्या है? सपोज लेट अस इमेजिन एनी बॉल। ओके, सपोज वॉलीबॉल है या फिर बास्केटबॉल है, वो एक दैट इज व्हाट? दैट इज अ क्लोज सरफेस। अब हम जो क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि रेगुलर सरफेस, रेगुलर शेप का ही हो, जैसा बॉल है रेगुलर शेप है। क्लियर? हो सकता है वो इरेगुलर भी हो। इरेगुलर मतलब उसी बॉल को आप इमेजिन कीजिए कि कैसा भी निकला हुआ है, ऐसा फैला हुआ है। क्लियर? सो
the closed surface need not be, it can be regular or it can be irregular. Regular भी हो सकता है, regular surface भी हो सकता है और irregular surface भी हो सकता है. तो surface कैसा है, that is not of importance to it. So ये suppose एक closed surface है. ये closed surface अगर charge Q को enclose करता है, okay, charge Q को enclose करता है मतलब क्या है, उस बॉल के अंदर में हमने टोटल चार्ज Q सपोज है. अब ये Q भी जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे हो, पॉइंट चार्ज है. सपोज यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है. सो द एनक्लोज्ड चार्ज Q विल बी सम ऑफ Q1, Q2, Q3. अब जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेंगे. क्लियर? सो Q इज व्हाट, द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस. तो अगर इस सरफेस ने टोटल चार्ज Q एनक्लोज करके रखा है, उसके अंदर सपोज टोटल चार्ज Q है, तो उस केस में द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ओके, जितना भी ये सरफेस से जितना भी टोटल फ्लक्स जाएगा, दैट टोटल फ्लक्स फाई which is equal to E vector dot of ds vector. ds vector is what? It is the small area element on this. Okay. हम लोगों को तो टोटल फ्लक्स चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, लाइन इंटीग्रल करेंगे. ओके, वी विल इंटीग्रेट इट ओवर द एंटायर एरिया. सो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ऑफ ds वेक्टर, सो हमको टोटल फ्लक्स मिलेगा. एंड दिस टोटल फ्लक्स across this closed surface, across this entire surface, is always equal to Q upon epsilon 0, where Q is what? The charge enclosed. Epsilon 0 is the permittivity of the free space. Okay, free space में अगर रख दिया है, air में रख दिया है तो. Is this point clear? So this is the Gauss theorem. Gauss theorem क्या बोलता है? That total flux across a closed surface that encloses charge Q is equal to Q upon epsilon 0. अब total flux मिलेगा कैसे? Total flux will be equal to E vector, line integral of E vector dot of ds vector. Clear? So this is equal to Q upon epsilon 0. ये already हम लोगों ने सीख रखा है. Now we will discuss applications of Gauss theorem. Gauss theorem को apply करके हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट सरफेसेस. सो नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम. ओके, द फर्स्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charged spherical shell or a hollow sphere. Okay. सपोज हमारे पास एक hollow sphere है, उस hollow sphere के ऊपर हमने टोटल चार्ज Q इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, लेट R बी द रेडियस ऑफ दिस हॉलो स्फीयर. ओके, दिस इज द सेंटर, कैपिटल R इसका रेडियस है. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज हॉलो स्फीयर एट दिस पॉइंट which is at a distance small r from the center. Okay, मतलब क्या है, ये हमारे पास एक hollow sphere है, इसके ऊपर हमने टोटल चार्ज कितना दे रखा है, Q. Okay, now ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब दिस चार्ज पर यूनिट एरिया, okay, will give us what? Surface charge density. Surface charge density sigma is equal to what? Total charge divided by the area of, इस केस में area will be equal to what? 4 pi r square. Why? Because it is a sphere. Clear? So therefore total charge will be equal to what? Sigma into
4 pi r square. This is the total charge on the sphere. Okay. अभी हम लोगों को यहाँ से इस पॉइंट पे एट दिस पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस r मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, हमको तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करना है. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल इमेजिन अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ओके, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल इमेजिन करेंगे जिसका सेंटर भी सेम हो जो कि इस स्फीयर का हो. सो वी विल इमेजिन अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर which is a Gaussian surface having the center at O and passing through point P. Okay, ये Gaussian sphere कैसा होगा, ये point P से जाएगा. Okay, now ये जो Gaussian surface है इसने चार्ज कितना एनक्लोज कर रखा है, जितना कि स्फीयर के ऊपर है. Okay, इस स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, Q, which is equal to what, sigma into 4 pi r square. ओके, सो ये Q अपॉन एप्सिलॉन 0 जो भी है, जितनी भी क्वांटिटी होगी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस दिस गॉसियन सरफेस. अब वो कितना है, दिस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ऑफ ds वेक्टर. ds वेक्टर इज व्हाट, दिस इज अ स्मॉल, so this is a small area element of this Gaussian सरफेस. ओके, ये गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एरिया. तो इस ये क्या देगा हम लोगों को, दिस विल गिव अस द ds d phi, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस दिस पार्ट ओनली, दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट. तो हमको तो चाहिए टोटल फ्लक्स. तो टोटल फ्लक्स कैसा मिलेगा, इसको लाइन इंटीग्रल करेंगे अक्रॉस द एंटायर सरफेस एरिया. क्लियर. अब यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, दिस विल ऑलवेज बी, ये इसको तो along the radius होगा. इसका मतलब ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे हमेशा, it will be parallel. Clear? So इसके लिए for a spherical, for at every point E vector and ds vector are parallel. Okay, इसका मतलब क्या है, theta is equal to what, 0 degrees. So therefore E vector dot of ds vector, therefore E vector dot of ds vector is same as E into ds. Okay, why? Because cos of theta is equal to cos of 0, that is 1. So E ds हो गया है. So हम लोगों को तो इंटीग्रल करना है. द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज सिमेट्रिकल है. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बिकम्स सेम एज E इनटू लाइन इंटीग्रल ऑफ ds. ओके, दिस इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन एप्सिलॉन 0. Okay, now line integral of ds is what, the total area of this Gaussian surface. So this will be equal to what, 4 pi into small r square, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, small r. Okay, so ये इसका ds वेक्टर भी इधर ही है और E वेक्टर भी इधर है. Clear? So now this is equal to Q upon epsilon 0, but what is Q? Q is equal to what, sigma into 4 pi r square upon epsilon 0. So therefore, इसको erase करता हूँ. So therefore, E is equal to what? E is equal to sigma into 4 pi r square upon epsilon 0 into ये 4 pi r square नीचे आ जाएगा, क्योंकि epsilon 0 इधर लिखता हूँ. चलो रहने, 4 pi into small r square. So this will be equal to what? This will be equal to 4 pi will cancel. Okay,
this will be equal to what? Sigma into r square upon epsilon 0 into r square. This is the strength of the electric field due to this charge distribution. कितना हो जाएगा? Sigma into r square divided by epsilon 0 into small r square. Small r is what? The distance of this point at which we want to find out the strength of the electric field. Okay. यहाँ से अगर आप लोगों को सिग्मा नहीं लेना है तो क्या हो जाएगा? सपोज टोटल चार्ज Q लेके ही हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. सो व्हाट विल हैपन? सी E into 4 pi r square is equal to Q upon epsilon 0. बराबर है? सो देयरफॉर E will be equal to what? इधर लेके चले जाएंगे 1 upon 4 pi, नीचे चला जाएगा, एप्सिलॉन तो है ही 4 pi epsilon 0. ओके, Q तो ऊपर है ये वाला, अपॉन A भी तो आ जाएगा. सो 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r square is the strength of the electric field. आप लोगों को 11th के डिस्कशन से याद होगा कि कोई भी अगर पॉइंट चार्ज यहाँ रखते हैं तो इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r पे होगा दैट इज सेम एज दिस 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r square. इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर अगर लेते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम इट, फ्रॉम द सेंटर, वो कैसा होगा? वो उसी पॉइंट चार्ज की तरह होगा जो यहाँ पे रखा हुआ है. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के टाइम पे ये सारा चार्ज, ये स्फीयर ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि ये सारा चार्ज यहाँ नहीं डिपॉजिट हो, बल्कि सेंटर में एक ही जगह पे सारा का सारा चार्ज रख दिया हो. इस तरह से इट विल बिहेव. क्लियर? सो uniformly charged hollow sphere behaves as if the entire charge which is uniformly distributed on it is concentrated at the center of the sphere. Clear? वो ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि पूरा का पूरा चार्ज सेंटर में concentrated हो गया. Okay? I hope you have understood how to find out the strength of the electric field because of the uniformly charged hollow sphere. Okay, so हम लोग अभी जानते हैं कि E is equal to what? 1 upon 4 pi epsilon 0 total charge upon r square, where r is what? The distance of that point where we want to find out the strength of the electric field. Or else E is also equal to sigma capital R square upon epsilon 0 small r square. This r is what? The radius of the sphere जिसके ऊपर चार्ज डाला है हमने. And this small r is what? It is the distance of that point जहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है. अगर हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई ये जो स्फीयर है जिसके ऊपर हमने चार्ज डाला है उसी के किसी पॉइंट के ऊपर हम लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है, ओके, इसी के ऊपर, तो क्या करेंगे इस केस में? दिस स्मॉल r इज इक्वल टू व्हाट? सेम एज कैपिटल R. बराबर है? So इसका मतलब strength of the electric field will now be equal to what? Sigma capital R square upon epsilon 0, फिर ये capital R square, क्योंकि R का वैल्यू कितना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. We will get what? Sigma upon epsilon 0. Clear? So strength of the electric field on any point on the uniformly charged hollow sphere is equal to what? Sigma upon epsilon 0. Clear? Now, अगर हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई ये तो स्फीयर है जिसके ऊपर हमने चार्ज दे रखा है, तो इसके अंदर का कोई पॉइंट लेंगे. यहाँ पे सपोज हमको स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा? तो उस केस में क्या हो जाएगा? नाउ अगर हम लोग यहाँ से गॉसियन सरफेस निकालते हैं तो व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस? जीरो. कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं करता. चार्ज तो यहाँ पे इस स्फीयर के ऊपर, इसका मतलब चार्ज एनक्लोज इज जीरो. क्लियर? सो Q इज जीरो, इसका मतलब फ्लक्स इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. सो इनसाइड एनी पॉइंट, at any point inside a hollow sphere, the strength of the electric field E is equal to 0. कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है. किस केस में? अगर हम लोग एक हॉलो स्फीयर लेते हैं या हॉलो स्फेरिकल शेल लेते हैं तो उसके अंदर का कोई पॉइंट लेंगे, तो वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0. This point is clear.
So this is all about the strength of the electric field because of a hollow sphere or a spherical shape. अब मैं फिर एक बार बता दूं कि शेप डज नॉट मैटर, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है. ओके चलो, शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस. अब हम लोगों ने स्पेरिकल ही क्यों लिया? क्योंकि कन्वीनियंस के लिए. ओके हमारे लिए वो कन्वीनियंट था, हमको इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए हमने उस टाइप का लिया. बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन सेम वॉट एवर बी द शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस. क्लियर? चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड. हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग uniformly charged straight wire. ओके हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, ये कैसा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब बहुत ज्यादा लेंथ है इसकी, और इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज. ओके यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसका हम लोग लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन दिस इज इक्वल टू लैम्बडा. इसका मतलब टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज Q या फिर चार्ज ऑन एनी लेंथ L. ओके इसका एक छोटा सा लेंथ लेंगे L, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? ये लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ विल बी द चार्ज ऑन इट. क्लियर? सो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ विल गिव अस व्हाट? लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो ये जो वायर है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्बडा. Now we want to find out the strength of the electric field at a point P which is located at a distance small r from it. Small r distance पे located है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हमको तो पहले तो गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा. गॉसियन सरफेस हम लोग कैसा लेंगे? We will take a coaxial sphere, coaxial cylinder. ओके कोएक्सियल सिलेंडर लेंगे, मतलब सिलेंडर का एक्सिस और ये वायर शुड फॉर्म द एक्सिस ऑफ दिस. ओके सो वी विल टेक अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L. इसका लेंथ कितना होना चाहिए? L पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P. ओके मतलब इस सिलेंडर का रेडियस कितना होगा? स्मॉल r. नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस's थ्योरम टोटल फ्लक्स थ्रू दिस closed surface will be equal to what? Total flux phi will be equal to line integral of E vector dot of ds vector, where ds is what? We will assume a small area element ds of this Gaussian surface. So E vector dot of ds vector will be equal to q upon epsilon 0. यही तो है Gauss's law. Okay. नाउ ये देखना है कि इस पे जो चार्ज है वायर के ऊपर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा एट एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस, ये सिलेंडर का जो भी कर्व्ड सरफेस होगा, एट ऑल द पॉइंट्स E वेक्टर एंड ds वेक्टर आर पैरेलल. अब जहां तक इसकी बात है, ये टॉप और बॉटम इसके जो सरफेसेस हैं, तो उसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है? टेंजेंशियल है. ओके इसका मतलब वहां से तो फ्लक्स जाएगा ही नहीं. सो फ्लक्स के लिए हम लोग कौन सा पार्ट से कंसीडर करेंगे? कर्व्ड सरफेस कंसीडर करेंगे. क्लियर? सो E वेक्टर एंड ds वेक्टर आर पैरेलल, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0. इसका मतलब cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1. ओके नाउ देयरफॉर योर टोटल फ्लक्स phi व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? Line integral of E vector dot ds vector will be same as E into ds. This will be equal to q upon epsilon 0. But ये तो सिमेट्रिकल है, मतलब हर एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? सेम. मतलब E is constant and therefore E line integral of ds will be equal to q upon epsilon 0. But line integral of ds total
कर्व्ड सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारे काम के ही नहीं है, वहां से तो फ्लक्स फील्ड लाइंस जाती ही नहीं है। टोटल एरिया विल ऑफ दिस गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 pi r into L. This will be equal to Q upon epsilon 0. Clear? So what we get is E will be equal to what, 1 upon 2 pi r L Q upon epsilon 0. Okay, now Q will be equal to what, Q is what, the charge enclosed by this Gaussian surface, so this will be equal to what, lambda into L, क्योंकि L लेंथ enclose कर रखा है, epsilon 0 को पहले लिखता हूँ, lambda into L upon R into L, so L will cancel, so therefore this E will be equal to what, 1 upon 2 pi epsilon 0 lambda divided by R. This is the strength of the electric field because of an infinitely long wire whose linear charge density is what, lambda. Clear? So this is the second application of this. Now we will discuss third application, that is electric field due to a uniformly charged plane surface. ओके, हमारे पास प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यूनिफॉर्मली. द सरफेस चार्ज डेंसिटी is equal to sigma. Sigma is the surface charge density of it. Okay, मतलब क्या है, total charge divided by the surface area of this. Now हम लोग क्या करना चाहते हैं, we want to find out the electric field at a point P which is located at a distance r from this. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, we will take a Gaussian surface, हमको तो Gaussian surface लगेगा. Gaussian surface is in the form of a cylinder which passes through this point P. Clear? Now this is located at a distance r from here. अब इसके ऊपर जो चार्ज हम लोग देते हैं, the charge that is distributed over this plane surface, that creates electric field on both the directions. ऐसे अगर हमारे पास एक प्लेट है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, and because of the symmetry, the strength of the electric field will be same on both the sides. तो ये इधर भी, तो ये जो गॉसियन सरफेस है, दिस सिलेंडर विल बी ऑफ लेंथ 2r. ओके, लेंथ कितना होगा, 2r, इस तरफ r और दूसरे साइड में r. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज क्रिएटेड by the charge on this plane will be what, it will be directed normal to this. इसका मतलब इट विल बी टेंजेंशियल टू दिस कर्व्ड सरफेस. ये जो सिलेंडर है, इसके कर्व्ड सरफेस को वो कैसा रहेगा, टेंजेंशियल रहेगा. इसका मतलब फ्लक्स इससे जाएगा ही नहीं. क्लियर? सब फ्लक्स जाएगा किससे, एक तो इस एरिया से जाएगा, ये वाला एरिया सिलेंडर का, और ये, सो दोनों फेसेस, टॉप एंड बॉटम फेसेस से ही फ्लक्स विल पास थ्रू इट. नाउ सपोज ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस Gaussian surface. Okay, so total flux phi will be equal to what? Total flux will be equal to E vector dot of ds vector. If ds vector is a small, say it's a small area element on this Gaussian surface on the top of this. Okay, ds vector is a small area element. So total flux will be equal to what? Line integral of E vector dot ds vector at point P. Okay, plus अब फ्लक्स यहाँ भी तो, यहाँ से भी तो जा रहा है, इसका मतलब ये सपोज पॉइंट P डैश है, दिस इज ऑल्सो लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस r. So plus E vector dot of ds vector at point P dash. Clear? So this will be equal to line 2 times of line integral of E vector dot of ds vector. Okay,
नाउ ये हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, मतलब ds वेक्टर और e वेक्टर के बीच में थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 0 डिग्रीज। इसका मतलब फाई विल बी इक्वल टू व्हाट, लाइन इंटीग्रल ऑफ e इंटू ds, क्योंकि e ds cos थीटा है, cos थीटा इज इक्वल टू 1, सो e इंटू ds। अब ये तो बिकॉज ऑफ द सिमेट्री एट एवरी पॉइंट strength of the electric field is same, so this will be equal to what, e into line integral of ds. Now what is the line integral of ds? ये 2 लिखता हूँ। Line integral of ds मतलब what, the total area of this face. Now total area of this face we know that is equal to what, a, बराबर है, या फिर यहाँ पे रहने दो ds. So therefore phi will be equal to 2 times of E into A. A is the surface area of this face. Now according to the Gauss's theorem, this phi is always equal to Q upon epsilon 0. Clear? Now Q is equal to what? Q is equal to surface charge density multiplied by this area A, क्योंकि ये कितना एरिया एनक्लोज किया है इसने, जितना कि स्पेस का एरिया है। सो देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ E इंटू A इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इंटू कैपिटल A। ओके, सिग्मा इज व्हाट, द सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन 0। अब A कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 0। ओके, इस तरफ लेके आ जाएंगे। So strength of the electric field at any point P which is located at a distance r from a plane uniformly charged surface is equal to sigma upon 2 epsilon 0. Clear? So I hope you have understood all 3 applications of Gauss's law. It makes the task of determining strength of the electric field at any point very easy. Easily हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये फार्मूलाज भी बहुत जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्लियर? सो अच्छे से समझ के इनको याद रखना जरूरी है। आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू अप्लाई देम फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।